हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अकरम आपका अपने इस चैनल एलसी एकेडमी पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चे, आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस चैप्टर का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होंगे क्लास 11th में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि आप मेरे इस लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और किसी भी स्टेप्स को मिस ना करें आप, क्योंकि बच्चे अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करते हो तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं। इसलिए किसी भी स्टेप्स को मिस नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम डायमेंशन को लिखते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आज के क्लास में कवर करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आइए बिना देर के स्टार्ट करते आज का लेक्चर। पेन और कॉपी के साथ आप तैयार हो जाएं। डायमेंशन, डायमेंशन को समझने से पहले बच्चे हम लोग कुछ फंडामेंटल टर्म समझते हैं डायमेंशन के रिगार्डिंग। देखो, डायमेंशन के रिगार्डिंग ये जो 6 टर्म है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है, इसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे मास के लिए जो सिंबल यूज करेंगे ना, वो है कैपिटल एम। लेंथ के लिए जो सिंबल यूज करेंगे कैपिटल ए। टाइम के लिए जो सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी। करंट के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो एम्पियर का ए भी यूज कर सकते हैं और आई भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ए यूज होता है, लेकिन बहुत जगह आपको आई भी देखने को मिल जाएगा, तो आई भी यूज कर सकते हैं और एम्पियर भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करना है, केल्विन का के। और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए एमओएल, ई मोल यूनिट है और एमओएल उसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे एज ए डायमेंशन। अब बात करते हैं ये डायमेंशन है क्या। तो देखो, इसको समझने के लिए बच्चे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो कि मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया है ना, फिजिकल क्वांटिटी लिखा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया, तो उसकी यूनिट मैंने एमएस लिख दी, एम और एस, और आपसे पूछा बताओ ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, ये तो समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसी में देखो पावर अगर मैं चढ़ा देता हूं और तब मैं अगर आपसे पूछा अब बताइए किसकी कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड या वेलोसिटी। तो देखिए कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इसके ऊपर जो पावर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिर्फ हमने पावर चढ़ाया तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी पावर को जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेस करके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए, उसी पावर का नाम है डायमेंशन। आगे बात समझ में। सो डायमेंशन में, डायमेंशन बेसिकली क्या है, ये पावर है। क्या बच्चे, ये पावर है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर रेस किया जाता है टू रिप्रेजेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मैंने मान लो हमने बोला स्पीड, तो स्पीड में अगर देखो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए मैंने यूज करने के लिए बोला था सिंबल, तो यहां यूज करोगे कैपिटल एल, लेंथ है इसलिए, और टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एल पर पावर 1 और टी पर पावर -1। तो यहां पर जो डायमेंशन है बच्चे, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन पावर है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो कहोगे सर 1। टाइम का डायमेंशन कितना है, तो टाइम का डायमेंशन आप कहोगे सर -1। लेकिन जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं ना बच्चे, तो हम लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी का नॉलेज था, इसलिए जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो हम तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी को लिख देते हैं। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ और तीसरा होता है टाइम। तो सर अब देखो कि लेंथ पर तो है डायमेंशन, टाइम का भी डायमेंशन है, लेकिन मास का डायमेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग 0 लिख देंगे, है ना, क्योंकि मास इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए उस पर 0 पावर लेंगे। तब जब भी डायमेंशन लिखोगे तो मास पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तब अगर आप डायमेंशन लिख रहे हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले मास लिखना पड़ेगा, है ना। मास लिखो, मास, इसका डायमेंशन क्या होगा 0। तब लिखेंगे लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया बेटा 1, और टाइम का डायमेंशन हो गया -1। ये जो डायमेंशन लिखते हैं ना, हमेशा सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले कौन होगा मास, फिर कौन होगा लेंथ, और फिर कौन होगा टाइम। इसका डायमेंशन लिखना होता है। तो मास के लिए 0, लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए -1। ये सीक्वेंस में लिखना, क्योंकि
जब भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो इसी तरह के ऑर्डर में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है ये जो डायमेंशन वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, पहले मास होता है, फिर लेंथ होता है और फिर टाइम होता है। तो ये डायमेंशन हुआ। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक पावर है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाए जाते हैं जिससे कि हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि जब आप डायमेंशन को उसके फंडामेंटल के साथ एक्सप्रेस कर दो तो उसे ही हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि हमारा जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप इसी तरह लिख सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें जो डायमेंशन होते हैं वो अपने फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो आपका ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो पहले मास, देन लेंथ, देन टाइम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है। ये कब? जब आपसे पूछा जाएगा राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अगर आप मान लो कहीं न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हो तो वहां जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट दें, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है उसको भी लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, तब आपको इस तरह से प्रॉपर वे में लिखना ही है, मास, लेंथ एंड टाइम, और फिर अगर कोई अदर फंडामेंटल क्वांटिटी हो तो उसको लिखेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस होगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी देना जरूरी है। और ये जो पावर है वो आपको पता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, ये नहीं समझना है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। प्लस माइनस और फ्रैक्शन किसी पार्ट में भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं और हमें वो कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए जिससे कि आगे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना इजी हो जाए। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने मान लिया, मैंने आपको दिखाया स्पीड। अब मान लो एक्सेलरेशन लिखूंगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर हो, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया है तो वेलोसिटी लिख दो, क्या है इसका? m0L(t-1) और डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा? तो डिवाइडेड बाय टाइम लिखा तो ये हो गया m0L(t-2) हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला अगर हमें पता चल जाए ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ये फॉर्मूला है, जैसे अगर फॉर्मूला पता चलेगा तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जरूरी है कि फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज डायमेंशनल फॉर्मूला लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर नंबर 1 है वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। कैसे लिखना है वो तो जब चैप्टर आएगा उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझेंगे, उसके फॉर्मूले के समझेंगे तब आएगा। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक तरीका लिख लेते हैं कि कुछ कुछ का तो हमें फॉर्मूला पता रहेगा, हम उस फॉर्मूले के थ्रू उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हुआ। जैसे दूसरा है फोर्स, ये फोर्स। अब जैसा मैंने कहा कि आपको वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर ले तो हमें लगभग सारा डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो जाए, तो वो है बेटा फोर्स। वो है क्या? फोर्स। क्योंकि ये फोर्स ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे मैक्सिमम फॉर्मूले में आ जाता है, मैक्सिमम फॉर्मूले में ये फोर्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अब जैसे फोर्स लिखोगे तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया L(t-2). देखो L(t-2), अब क्या हो गया बताओ? m1L(t-2). तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया और ये आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि बेटा अगर ये याद रहेगा ना तो मोस्ट ऑफ अपने से भी लिख सकते हो। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फोर्स लिखा, फोर्स के बाद वर्क आता है ना, वर्क, फोर्स का सीक्वेंस है वर्क। तो वर्क होता है क्या बेटा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो फोर्स हमें पता है, डिस्टेंस का सिर्फ लगाना है, तो फोर्स हो गया mL(t-2) इंटू डिस्टेंस हो गया L, तो ये बन गया mL(2t-2), ये हो गया वर्क। और आपको पता है कि जो वर्क होता है एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है ना, तो जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वर्क के ही इक्वल हो जाएगा, mL(2t-2). तो जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे उन सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के ही इक्वल होता है, क्योंकि सब एनर्जी में वर्क के ही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। क्योंकि आप देखो ना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इसीलिए जहां पर भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL(2t-2) लिखेंगे। तो इस तरह से, उसी तरह से मान लो प्रेशर लिखना है, प्रेशर लिखना है
तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स देखो मैंने बोला कि फोर्स याद कर लो, तो फोर्स याद कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया का होता है एल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाए एल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एरिया में दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है, कोई भी एरिया देख लो तो उसमें दो लेंथ के प्रोडक्ट होते हैं, तो एल इंटू एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम, और यहां देखो 2 है, यहां 1 है, तो ये हो जाएगा एल माइनस वन और टी माइनस टू, तो प्रेशर, ठीक है। तो इसमें भी फोर्स है। नोट इवन द, अगर आप मान लो पावर लिखते हो, तो अगर हम पावर लिखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पर वर्क देखो एम एल टू टी माइनस टू, है ना, और अपॉन में टाइम, तो टाइम हो गया टी, तो ये क्या बन जाए बताओ, एम एल टू टी माइनस थ्री, तो पावर आ गया। तो इस तरह आप क्या देख रहे हो कि जो फॉर्मूला फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम डीएफ याद कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बाकी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं, है ना, लेकिन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो हम बाकियों का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अब आता है कि हालांकि ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला में आता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, यंग्स मॉडुलस है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस तरह से बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है। मैंने एक लिस्ट तैयार किया बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला का। अगर आपने इस लिस्ट को तैयार कर लिया ना, आपने अगर इस लिस्ट को तैयार कर लिया, तो इसी लिस्ट में से सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आ जाएंगे, आपको फिर बाकी किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कुछ 40 डायमेंशनल फॉर्मूला की लिस्ट तैयार की है ना, ये 40 डायमेंशनल फॉर्मूला का लिस्ट है। आप इनको कर जाओगे तो आपको किसी भी तरह का कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पेपर में हो, यूट्यूब में हो, हाफ ईयरली में हो, फाइनल में हो, आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, इसी में से लगभग डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो जैसे अब यहां पर देखो सीक्वेंस है, लेंथ है, मास है, टाइम है, फिर एरिया है, एल इंटू एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम आपको पता है कि उसमें 3 लेंथ का प्रोडक्ट होता है, एल इंटू एल इंटू एल, है ना, एल बी एच याद करो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 3 एल हो जाएगा, तो एल क्यूब। डेंसिटी होगा, देखो एक सीक्वेंस है, मैंने कोशिश ये भी किया कि जो भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखो एक सीक्वेंस में लिखो। तो यहाँ पर डेंसिटी देखो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय, यानी मास ये हो गया मास, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर देखिए, है ना, जैसे मास के लिए हमने लिख दिया मास, इसका फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपके पास हो गया m और वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, हो गया एम एल माइनस 3। उसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वेलोसिटी एल टी माइनस 1, तो एक्सेलरेशन मैंने बता दिया। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो मास और वेलोसिटी यहां से ले लो, तो मास m एल टी माइनस 1। इस तरह से हमने आपको 40 डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं। अब आते मैं आपको बताता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना, उसी में से पेपर में आना है ना, उससे बाहर आपको नहीं आएगा, तो वो मैं स्टार मार्क के थ्रू दिखा रहा हूं, उन सारे को ध्यान में रख लेंगे। जैसे ये मोमेंटम है, इसको ध्यान में रखिए, है ना, फोर्स के तो साथ क्योंकि कनेक्शन है इसलिए से हमें याद ही करना है, ठीक है। यहां पर प्रेशर देखिए, ये स्ट्रेस प्रेशर के ही इक्वल होता है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये नया है क्लास 11th में। ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर देखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। फिर यहाँ देखिए विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होता है, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला, इसलिए इसको याद रखिएगा। सरफेस टेंशन हुआ, सरफेस एनर्जी हुआ, रेनॉल्ड नंबर हुआ, बल्क मॉडुलस हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, और एक और इंपॉर्टेंट है और वो है गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो मैं कहीं पर गैस कांस्टेंट का लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 41 गैस कांस्टेंट, है ना, गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, गैस कांस्टेंट। तो ये होता है वर्क एम एल टू टी माइनस 2 ये, और टेम्परेचर का केल्विन -1 और मोल -1, है ना, MOL मोल -1, है ना। तो ये गैस कांस्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। ML2 T-2 K-1 मोल -1।
तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। इसी में से आपके क्लास 11th में इसी सारे डायमेंशन फॉर्मूले से आपको पेपर में आएगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मैंने आपको कहा वर्क और एनर्जी, है ना, तो वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एकदम सेम होगा। तो वर्क, एनर्जी, हीट, इस सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। वैसे देखो प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ml-1t-2। उसी तरह इंपल्स और मोमेंटम, है ना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, इसलिए इंपल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह से टॉर्क है, एनर्जी है, वर्क है, इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, अच्छा ये प्लैंक कांस्टेंट का मैंने वहां नहीं बताया था, प्लैंक कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल ही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है ना, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ml/t-1, ठीक है। उसी तरह फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसका होगा -t-1। स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, रिलेटिव पोटेंशियल, दोनों का सेम होता है। सरफेस टेंशन, फोर्स और यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, सॉरी सरफेस टेंशन एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो ये है कुछ डायमेंशन फॉर्मूला जो सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, ये भी पेपर में आए हुए हैं, पेपर में पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको आसानी से MCQ भी मिल जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब कैसे पता चले कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है? तो इसके लिए क्या है कि अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आप एकदम सिंपल समझो, क्लास 10th में देखो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो देखो इसका भी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इसका भी होगा, है ना, सॉरी LT-1 इसका भी है, तो LT-1 इसका भी है ना, LT-1, तो क्या होगा? नो डायमेंशन, M0 L0 T0, नो डायमेंशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एंगल, अगर हम एंगल की बात करें थीटा, तो थीटा का जो फॉर्मेट है वो क्या है? देखिए ध्यान से, थीटा यही ना बच्चा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी L हुआ और ये भी L हुआ, नो डायमेंशन में चला जाएगा, है ना, नो डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, कोई डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं होगा। उसी तरह से मैग्निफिकेशन क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, है ना, मैग्निफिकेशन क्लास 10th में मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन में भी क्या था बच्चा, देखो ध्यान से करो, तो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू क्या था? HI/HO, देखो HI/HO या V/U। तो दोनों में देखो लेंथ अपॉन लेंथ ही तो है, L ऊपर भी आ गया, L नीचे आ गया, तो L0 M0 L0 T-T0, तो नो डायमेंशन हो गया बच्चा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते। तो मैंने कुछ ऐसे पेयर्स बनाए हुए हैं, ऐसे कुछ मैंने ऐसे कुछ डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं जिसके मैंने कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, उसको आप देख लीजिए, है ना। जैसे स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते। पॉइजन रेशियो है, एफिशिएंसी है, परसेंटेज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, सॉलिड एंगल है, मैग्निफिकेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये ऐसे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझा। और हमने ये भी देखा कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद करने से हमारा सारा डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सिर्फ डायमेंशन को समझा। नेक्स्ट क्लास इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन का यूज देखेंगे कि डायमेंशन जो फॉर्मूला है उसके यूज कहां कहां होते हैं। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास को मिस करना इसलिए नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट क्लास का। आज के लेक्चर को यही बाइंड अप देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।